नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश और दुनिया में इस समय एक साथ कई बड़ी आपदाएं आ गई हैं। कल भारत में बड़ी विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, आपने देखा ही, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मौत हो गई और कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। उधर इजराइल में जब इधर हम भारत की बात कर रहे हैं, उस पर खूब आएंगे, अभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उस हादसे में जिम्मेदार कौन है इसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन जरा बात इजराइल और ईरान की कर लेते हैं। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कल रात हमला कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद को अभी सेफ हाउस में वो खुद को भेज चुके हैं, यानी खुद किसी सेफ हाउस में जा चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद अब ईरान भी जवाब देने को तैयार है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को अभी और चोट पहुंचेगी। इस रवैये से एक और युद्ध के हालात बन गए हैं दोस्तों, यानी घोषित रूप से न सही लेकिन अघोषित तौर पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध जैसा मंजर देख रही है। इस बीच भारत की भूमिका विश्व शांति में अहम हो जाती है, मगर कल जिस तरह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में गजा में युद्ध विराम के मसले पर वोट डालने की जगह भारत गायब रहा, उससे हमारी कमजोर छवि दुनिया में बन रही है कि हम न अमेरिका को कुछ कह रहे हैं, न इजराइल को नरसंहार से रोक रहे हैं। जब हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं तो कोई हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? ये बात नरेंद्र मोदी समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते। आपको बता दूं कि पिछले महीने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। वहीं ईरान ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की, मगर किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया। लेकिन क्या केवल इस एक वजह से भारत अब इजराइल के आगे चुप रहेगा या ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को नहीं निभाएगा? यह देखना होगा। खैर, मोदी के सामने अभी देश में एक बड़ी विपदा पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी है। हालांकि यहां भी नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कब करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। वैसे विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया था, कल आपने देखा, मगर यह क्रैश कैसे कर गया इसका पता भी जल्द चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है। इधर हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी चर्चा छिड़ गई है। केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह या उनके नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर तो खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे नहीं, यह तय है। और इन लोगों का रवैया बता रहा है कि इन्हें फोटो खिंचाने और ट्वीट करने में ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन इस बीच बोइंग के ड्रीम लाइनर विमान की खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, यानी सरकार माने या ना माने उसे जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। वहीं अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या जो मृत यात्री हैं, मृत यात्रियों को जिनकी मौत हो गई इस घटना में, उनके परिजनों के साथ साथ उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जिनके अपने केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे वहां मौजूद थे जहां पर प्लेन आकर गिरा। जी हां, अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन का बड़ा हिस्सा जलते हुए गिरा, ये आप जानते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी आज गए थे। तस्वीर में नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र का, उस घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन का बड़ा हिस्सा जलते हुए गिरा और उसके साथ आसपास की सड़कों पर दुकान चलाने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ गए। क्या एयर इंडिया और सरकार को इन्हें भी मुआवजा नहीं देना चाहिए? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया है दोस्तों। दो डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में अदालत से तत्काल स्वतः संज्ञान लेने और केंद्र सरकार को पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के निर्देश देने की अपील की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो मृतकों के परिजनों, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज और अहमदाबाद के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, यानी एक तरफ जो यात्री थे वो और इस बीजे मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो, इन दोनों को तत्काल 50-50 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा घोषित किया जाए और वितरित किया जाए। यानी याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करे, एक कमेटी बनाए, हाई लेवल कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, यानी रिटायर्ड जज हों, विमानन विशेषज्ञ हों और अर्थशास्त्री और बीमा विशेषज्ञ शामिल हों। ये इस ढंग की एक कमेटी बननी चाहिए, ये भी डिमांड की गई है आज जो पिटीशन दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये समिति पीड़ित परिवारों को अंतिम मुआवजे का
निर्धारण त्रिवेणी कोडकानी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार करें। आपको बता दूं कि 2010 में मैंगलोर हादसे में महेंद्र कोडकानी की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी त्रिवेणी कोडकानी ने एयर इंडिया पर दावा ठोका था। मामला अदालत में गया और मार्च 2020 में इस पर फैसला आ गया। इधर डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने इस अहमदाबाद हादसे को दुनिया का सबसे खराब विमान हादसा बताया है। जी हां, दुनिया का सबसे खराब विमान हादसा अहमदाबाद का प्लेन क्रैश है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारणों, जिसमें मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन यानी मानवीय विफलता या फिर रखरखाव विफलता, इन 3 कारणों की जांच होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी पर रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि 2022 में निजीकरण के समय से ही एयर इंडिया, जब से एयर इंडिया प्राइवेट हाथ में गया, टाटा के हाथ में गया, एयर इंडिया लगातार डीजीसीए की जांच के दायरे में है। वर्तमान में एयर इंडिया अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 350 जहाजों का, विमानों का संचालन कर रही है, जिनमें से 27 ड्रीम लाइनर है। ये जो कल जो गिरा है, ये ड्रीम लाइनर है 787, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 8, और ये ऐसे विमान एयर इंडिया के पास 27 हैं। बोइंग में करीब 2 दशक यानी 20 सालों तक काम कर चुके एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेह पॉड ने काफी पहले, बहुत पहले ही बोइंग के विनिर्माण प्रक्रिया यानी बोइंग जहाज बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें गंभीर खामियों का आरोप लगाया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बोइंग के इंजीनियर सैम सालेह पॉड ने 2024 में अमेरिकी अधिकारियों के सामने गवाही दी थी कि बोइंग ने अपने 777 यानी 777 और 787 यानी बोइंग के जो 2 ड्रीम लाइनर हैं, एक 777 और दूसरा 787 ड्रीम लाइनर विमानों के निर्माण में, उनके निर्माण में शॉर्टकट्स अपनाए गए हैं। जल्दी जल्दी ये विमान बनाए गए क्योंकि बिक्री इनकी पहले से तय थी और शॉर्टकट्स अपनाने के कारण जो सिक्योरिटी वहां पर मानक होने चाहिए, सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ है। सालेह पॉड ने यह भी दावा किया है, ये विसल ब्लोअर हैं, और उन्होंने यह भी दावा किया कि इन विमानों, इन जहाजों के निर्माण में पुर्जों के बीच छोटे गैप्स जैसी छोटी छोटी खामियां थीं, यानी जो छोटे छोटे अंतर हो जाते हैं, गैप्स हो जाते हैं एक पुर्जे से दूसरे पुर्जे के बीच, ये खामियां थी जिससे लंबे समय में ये विनाशकारी हो सकते हैं। और सालेह पॉड ने यह भी कहा है कि बोइंग ने गुणवत्ता नियंत्रण को नजरअंदाज किया, यानी क्वालिटी कंट्रोल को भी नजरअंदाज किया है, और इसके प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में तेजी लाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की है, यानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की गई। सैम सालेह पॉड ने अप्रैल 2024 में यानी पिछले साल एनबीसी न्यूज को बताया था कि बोइंग को दुनिया भर में हर 787 ड्रीम लाइनर जेट को ग्राउंड करना चाहिए। दुनिया भर में जितने भी इन्होंने बोइंग ने बेचे हैं 787, उसको ग्राउंड कर देना चाहिए, यानी जमीन पे उतार देना चाहिए, क्योंकि उन्हें चेतावनी दी थी कि इनमें समय से पहले खराबी आने का जोखिम है। इसी तरह जॉन बार्नेट हैं दोस्तों, दूसरे एक, वो भी विसल ब्लोअर हैं, और सबसे बड़ी चीज की बोइंग में 30 से ज्यादा सालों तक उन्होंने काम किया है। तो जॉन बार्नेट ने वो नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के रूप में वो कार्यरत थे, जहां 787 ड्रीम लाइनर बनाया जाता है। उन्होंने 2019 में बीबीसी को बताया था कि दबाव में काम यानी प्रेशर में काम करने वाले कर्मचारियों जानबूझकर उत्पादन लाइन पर विमानों में घटिया पार्ट्स ये लोग कर्मचारी लगाते थे ताकि उत्पादन में देरी ना हो, जल्दी जल्दी उत्पादन किया जाए। यहां भी प्रोडक्शन का मामला है, जल्दी अर्ली प्रोडक्शन के कारण आप वहां घटिया पार्ट्स लगाइए ताकि जल्दी से, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो भी लेट बनते हैं, लेट मिलते हैं। और बीबीसी के अनुसार 2017 में रिटायर्ड हुए थे ये जॉन बार्नेट, और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यहां के मैनेजमेंट को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2017 में रिटायर होने के बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। वो कंपनी के खिलाफ विसल ब्लोअर मुकदमे में सबूत दे रहे थे, लेकिन क्या होता है,
उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन सिस्टम में गंभीर समस्याएं उजागर की थीं। मार्च 2024 में अचानक उनकी मौत हो जाती है। जॉन बॉर्नेट की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मानते हैं। अब यह जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई। अब मोदी सरकार के सामने सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार जब भी कोई जांच समिति कमेटी बनाएगी तो क्या इन विसल ब्लोअर्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी खुली जांच का मौका इस कमेटी को दिया जाएगा, या कुछ लोगों के कारोबारी फायदे के लिए इसी तरह सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? और उधर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का जो हमला हुआ है, अब ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है?